वेलकम टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा थ्योरी कवर किया था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव को ऐड नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऑब्जेक्टिव कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप एकदम प्रो खिलाड़ी है तो ये आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें आपको अभिक्रिया दे दिया गया है। इसमें से आपको छांटना है कि कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो H2I2HI का निर्माण हो रहा है, यह आंसर रहेगा। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आप साम्यावस्था का जो साइन रखा है उससे आप यानी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा है उत्क्रमणीय है। सभी उत्क्रमणीय लग रहे हैं, परंतु इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया था। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया N2+3H2 में साम्यावस्था का क्या अर्थ है? मैं आपका ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन है इसमें से। इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी पदार्थों के सांद्रण स्थिर हो। मतलब जब सभी पदार्थों के जब साम्यावस्था स्थापित हो जाता है किसी भी समीकरण में, तो इसका अर्थ होता है कि निकाय का जो सांद्रता है वो स्थिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समय पर होती है जब। ऑप्शन कौन कौन से हैं? चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दरें जब बराबर हो जाती है तब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था पर रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, इकाई आयतन में उपस्थित एक पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर कौन सा है? सक्रियता, विलयन, मोलर सांद्रण या साम्यावस्था, क्या बोलते हैं इसको? इसका आंसर रहेगा मोलर सांद्रता। ठीक है, मोलर सांद्रता बोलते हैं इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, सक्रिय द्रव्यमान वाला, जो पहले पढ़े थे अपन थ्योरी में। ठीक है, आगे है, द्रव्यानुपाती का नियम किसने दिया था? बर्थलोट, न्यूटन, गुल्डबर्ग एवं वाग्रे ने या लीशातेलियर ने? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गुल्डबर्ग एवं वाग्रे ने द्रव्यानुपाती का नियम दिया था। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल वाला जो है हमने कवर किया था। मेनली जो अपना फोकस थे केपी केसी और जो व्यंजक निर्माण में तो बनाया था पिछले वीडियो में, उसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको साम्य स्थिरांक के लिए व्यंजक जो के का वैल्यू है उसको फाइंड करना है इसमें। तो इसका जो समीकरण ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर क्या है बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देख लो कैसे बना है ये। यहाँ पर जो 3C है जो अपना प्रोडक्ट है उसको हम पहले लिखते हैं ऊपर में, और जो इसका विकारक है रिएक्टेंट है उसको लिखते हैं नीचे में, और इसके सामने जो वैल्यू होता है उसको लिखते हैं कोष्टक के बाहर ऊपर में। और जैसे यहाँ पास C के सामने 3 है तो C को अंदर में नहीं लिखेंगे, ये वाला आंसर नहीं रहेगा। C को अंदर में नहीं लिखते, ऊपर में लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर में। ठीक है, और जो अभिकारक है, अभिकारक को नीचे में लिख लिया मैं ए और बी। ए के सामने जैसे 4 है, 4 को मैं ऊपर लिख लिया ब्रैकेट के बाहर में, और बी के सामने 2 है तो इसको यहाँ पास मैंने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं रहेगा, अंदर में नहीं लिखना है किसी भी वैल्यू को। ठीक है, ये आंसर रहेगा। ये ऐसा वाला क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पास आपको कोई समीकरण दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे ऐसा वाला। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये वाला एग्जाम्पल ये वैसे ही बनेगा, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अभी तक तो बन गया होगा। देखो इसका आंसर पहला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? जो प्रोडक्ट है उसको पहले हम ऊपर में लिख लिए, जो सामने इसका संख्या उसको ब्रैकेट के बाहर। सेम प्रोसेस यहाँ पास किया अभिकारक के साथ नीचे में लिख के। एनओ के सामने 2 है तो 2 ऊपर लिख लिए। सीएल के सामने तो कुछ नहीं है तो इसमें रहने देते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, जैसे और एग्जांपल देख लो यहाँ पास, और जो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, और अच्छे समझ लो। ठीक, आगे है अभिक्रिया SO2 प्लस O2 के लिए, SO2 प्लस O2 के साम्यावस्था के लिए केसी की इकाई क्या होगी? यहाँ पर जो देखो इसका जो इकाई है जो कैसे निकालते हैं उसको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देख लो, फिर बताता हूं मैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहले ये जान लो, लीटर मोल से -1। इसको कैसे निकाला मैं देखो। पहले सबसे पहले तो फाइंड करेंगे कि डेल एन की वैल्यू क्या है। डेल एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर उत्पाद के मोल और क्रियाकारक के मोल दोनों को घटाकर निकालते हैं। यहाँ पास मेरा समीकरण क्या है? ये वाला समीकरण है।
तो उत्पाद के सामने मेरे पास है 2, तो मैं 2 ले लिया। इसको घटाऊंगा मैं अभिकारक वाले संख्या के साथ, तो घटा लिया। यहाँ पास 2 है, तो यहाँ पास 1 है। दोनों को समीकरण को हल करूंगा तो मेरे को मिल गया डेल एन का मान निकल गया -1। अब मेरे को पता है कि केसी का जो मान होता है, इसके जो मात्रक है उसको कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालते हैं। ये वाला फार्मूला जो है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ, इसका मान लिख लूंगा, मोल्स की संख्या बटे लीटर की संख्या -1। इसको अगर सॉल्व करूंगा, लीटर मोल्स का -1 में जाएगा, लीटर का -1 में जाएगा। अब जो लीटर ऊपर जाएगा -1 के साथ तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल गया, लीटर को चाहिए मेरे को प्लस में, और मोल्स का जो वैल्यू है वो तो -1 है। -1 का -1, ये -1 आया यहाँ से मेरे डेल एन से। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो। समझ नहीं आया तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से क्लियर करके समझाया हूँ। आप यहाँ पास भी समझ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार जैसे समीकरण देगा, दूसरा समीकरण भी दे रहा है ना, तो आपको मात्रा कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पहले डेल एन का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद ही आप इसका मात्रक का निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के लिए केसी की इकाई क्या होगी, सेम क्वेश्चन है। केसी कैसे निकालोगे, इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी है इसका आंसर, लीटर मोल्स ऑफ -1। और एग्जांपल देख के समझ लो। इसमें यहाँ पास ये जो है, अपना प्रोडक्ट के सामने 1 है तो 1 ले लिया, अभिकारक के सामने 1 है तो 1 को ऐड कर लिया। फिर से मेरे को डेल एन का मान्य वैल्यू जो है -1 निकल गया। यहाँ पास -1 +1 कुछ भी निकल सकता है, 0 निकल गया तो केपी और केसी का वैल्यू जो है बराबर होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो। अब केपी और केसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बीच कौन से रिलेशन सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केपी बराबर होता है केसी आर टी की पावर डेल एन। पीसी याद रखना है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पहले पी लेना है बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन। ठीक है, अगला प्रश्न है समीकरण N2 + 3S2 2NS3 के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये वही वाला जो अपना निकाले है ना मात्रक, वैसी बनेगा। इसमें आपको डायरेक्ट समीकरण के रूप में पूछा है, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केपी बराबर केसी की पावर आरटी की पावर -2। इसको कैसे हल किया वो भी देख लो। डेल एन का मान यहाँ पास फाइंड किए हैं, दो में घटाए हैं 1 + 3, डेल्टा एन का मान निकल गया -2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए केपी बराबर केसी बराबर होगा। तो केपी और केसी बराबर कब होता है, जब होता है डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 आपको मिलता है, तभी केपी और केसी की वैल्यू बराबर होगी। तो इसका आंसर देख लो, सभी को हल करके देखो किसमें आ रहा है डेल्टा एन की वैल्यू 0। मैं यहाँ पास इसका आंसर शायद ऑप्शन सी होगा, देख लेते हैं। हाँ, आंसर ऑप्शन सी है। तो इसको हल कैसे किए वो भी देख लो। यदि डेल्टा एन का जो वैल्यू है वो केपी 0 आ गया तो केपी और केसी बराबर होगा। यदि डेल्टा एन का जो मान है धनात्मक है, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो केपी का जो मान है वो केसी से अधिक होगा। ठीक है, यदि डेल्टा एन का मान ऋणात्मक आ रहा है तो केपी का वैल्यू जो है केसी से कम होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका हल तो ऐड नहीं किया हूं, चलो आगे देखते हैं। ली शाते के नियम किस पर लागू होता है, साम्य तंत्र पर, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, समांग अभिक्रिया के लिए, असमांग अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साम्य अवस्था में ली शातेलिय का नियम लागू होता है। क्या है ली शातेलिय का नियम, तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभिक्रिया ए + B + C + D के लिए ताप बढ़ाने पर उत्पादों के सांद्रण में क्या परिवर्तन होगा। ताप बढ़ाने पर क्या है इसका आंसर। अब ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन लग रहा है, आप इसको चेक करना, फिलहाल के इसको स्किप कर दो क्योंकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक साम्य किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक साम्य किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ताप, दाब, अभिकारक के सांद्रण या उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के साम्य को प्रभावित नहीं करती। केवल ताप, दाब और सांद्रण, ये तीनों फैक्टर अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। और एक होता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक जो है केवल ताप से प्रभावित होता है, के की जो वैल्यू है वो केवल ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, आगे है, जब साम्य निकाय बर्फ और जल पर दाब डाला जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा।
मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जल अधिक बनेगा। आप ताप बढ़ा लो, दाब बढ़ा लो, हमेशा जल अधिक बनेगा। और जब दाब बढ़ाएंगे, इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा और जल का क्वथनांक बढ़ेगा। याद रखना है। ये देख लो फिर से, अभिक्रिया का आयतन जो है प्रति ग्राम, ये आप समझ लो। उच्च ताप पर जल अधिक बनेगा, उच्च दाब पर जल अधिक बनेगा। उच्च दाब पर जो है बर्फ का गलनांक हमेशा कम होगा, जबकि जल का क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए खाली स्थान ताप सहायक होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जैसे हैबर अभिक्रिया है, वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके लिए कौन सा कंडीशन अधिक कॉमन रहता है? कम दाब तथा उच्च ताप रहता है। तो इसे आप समझ लो। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी ताप कम रहना चाहिए आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए, वही उपयुक्त रहता है इसके लिए। ठीक है, अब ये भी बताया हूं मैं। अमोनिया निर्माण को हैबर विधि द्वारा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सहायक है? उच्च दाब, उच्च ताप एवं कम ताप तथा उच्च दाब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हैबर निर्माण के हैबर विधि द्वारा अगर आप अमोनिया बना रहे हो तो आपको चाहिए कम ताप चाहिए रहता है, दाब को आपको अधिक से अधिक रखना है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जितना अधिक हो सके उतना आपको अधिक लेना है। ठीक है, इसका समीकरण देख लो। N2H2, एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन, और इससे बनेगा 2 आयतन आपका अमोनिया। इसके निर्माण के लिए आपको चाहिए उच्च दाब चाहिए रहता है, निम्न ताप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा आपको अधिक चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साम्य स्थिरांक K का मान किससे प्रभावित होता है? कॉमन सा है, इसको बहुत देर से पढ़ रहे हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जो ताप है, केवल ताप जो है साम्य स्थिरांक K को प्रभावित कर सकती है। न सांद्रता से इसको कोई प्रॉब्लम है, न दाब से, न उत्प्रेरक से, केवल ताप इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, साम्य अवस्था पर डेल जी का मान क्या होता है? साम्य अवस्था पर डेल जी का मान, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेल जी का मान 0 होगा साम्य अवस्था में, जब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में डेल जी का मान हमेशा 0 से कम रहता है। ठीक है, आगे है, किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था में दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, कम होता है। बर्फ, जब भी आप साम्य अवस्था में दाब बढ़ाओगे बर्फ का गलनांक कम होगा, जल का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर जल की मात्रा बढ़ेगी, और ताप बढ़ाने पर भी जल की मात्रा बढ़ेगी। ओके, अगला है, स्थिर आयतन पर साम्य मिश्रण में अक्रिय गैस मिलाने पर क्या प्रभावित होगा? तो कॉमन सी बात है इसमें। स्थिर आयतन में आप अक्रिय गैस मिला लो, जब साम्य अवस्था एक बार स्थापित हो गया तो आपका अक्रिय गैस भी कुछ नहीं कर सकता। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, साम्य अप्रभावित रहता है। आगे है, यदि डेल्टा एन का मान धनात्मक हो तो इसका अर्थ क्या है? इसको आपको बताना है। ठीक है, केपी का मान जो है केसी से अधिक होगा, केपी का मान केसी से कम होगा, केपी का और केसी की वैल्यू बराबर होगी। तो किसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केपी का जो वैल्यू है वो हमेशा केसी से अधिक रहेगा। कब? जब डेल्टा एन का मान धनात्मक हो। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन एक बार और देख लो। यदि डेल्टा एन का मान जो है, हमने पिछले वीडियो में देखा है कैसे निकालते हैं। यदि आपका डेल्टा एन का मान 0 आ रहा है तो केपी और केसी की वैल्यू जो है हमेशा बराबर होगी। अगर डेल्टा एन का मान धनात्मक आ रहा है तो केपी का जो मान है वो हमेशा केसी से अधिक रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि डेल्टा एन का मान ऋणात्मक आ गया तो केपी का जो मान है वो हमेशा केसी से कम रहेगा। यहाँ पर केपी केसी क्या है? केपी जो है वो दाब के संदर्भ में साम्य अवस्था का स्थिरांक है, और केसी जो है वो सांद्रता के संबंध में साम्य अवस्था का स्थिरांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से कम होगी? वन वाला कंडीशन आ गया, केवल सांद्रता के संबंध में बता रहे हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जब केसी का मान 1 से कम होगा तब उस स्थिति में उत्पाद की सांद्रता जो है अभिकारक की सांद्रता से कम होगी। कंडीशन एक बार फिर चेक कर लो। केसी का मान यदि केसी के मान 1 से अधिक है तो सांद्रता अभिकारक से अधिक होगी उत्पाद की सांद्रता। यदि कम है इसमें अधिक है, केसी का मान 1 से अधिक है तो उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से अधिक होगी। यदि केसी का मान 1 से कम है तो उत्पाद की सांद्रता अभिकारक से कम होगी। अगर 1 आ गया तो सांद्रता, दोनों की सांद्रता बराबर होगी, अभिकारक और उत्पाद की। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। अब क्या है, साम्य अवस्था में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो केसी के मान में क्या परिवर्तन होगा?
साम्यावस्था के स्थिरांक जो है केसी, सांद्रता के संदर्भ में केसी का जो मान है वो सांद्रता में परिवर्तन करने पर क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि केसी का जो मान है वो केवल ताप प्रभावित कर सकता है और कोई कारक इसको प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ये आपसे बनता है तो बनाना, इसमें ज्यादा डीपली मत घुसना, फिर भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ा समझा रहा हूँ कि आपको उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं, टाइप 1 का। इसमें आपको फार्मूला याद रखना है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। इसमें आर का जो वैल्यू आपको हमेशा लेना है 0.0812 एटमॉस्फेयर। ताप लेना है हमेशा केल्विन में, अगर डिग्री में दिया है तो 273 ऐड करके लेंगे। और डेल एन का मान आपको निकालना आ ही गया होगा, अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पास एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें दिया है मेरे को, क्या बोलता है प्रश्न, अभिक्रिया A+3B+2C के लिए 400 सेल्सियस ताप पर केसी का मान इतना है तो केपी का मान आपको परिकलित करना है। तो देख लो, सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। इसमें लगा रहे हैं केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल एन। केसी हमको दिया है 0.5, आर हमें पता है कि जिसका वैल्यू होता है 0.0812। ठीक है, टेम्परेचर गैस नियतांक हमने निकाल लिया 400 में 273 ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर सेल्सियस में दिया है। केल्विन निकल गया, डेल्टा एन का मान भी मैंने निकाल लिया, यहाँ पास प्रोडक्ट में से मैंने अभी कारक का जो गैस नियतांक है उसको घटा लिया। इसमें मिल गया हमने को डेल्टा एन का मान निकल गया 0.02। अब मैं इसको डायरेक्ट इस वाले फार्मूले में रख दूंगा और मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। पर ये इतना भी इजी नहीं है, आपको 10 की पावर में निकालना है। मेन रीजन इसका यही रहता है कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, तो मैथ्स सब जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि आपको समझ आया तो बना लेना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, फिर भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको बन जाए तो। ठीक है, और इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का जो फार्मूला है इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर देख लो कौन सा आता है, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 0.001। इसको हल कैसे किया वो देख लो। चलो, हमको क्या दिया है, ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है, ताप दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, केसी की वैल्यू दिया है हमको 4, और क्या है यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पास आपको सॉल्व किया, डेल्टा एन की वैल्यू मिल गया मेरे को -2 मिल गया। अब ताप निकाल लेना है हमेशा आपको केल्विन में निकाल लो। यहाँ पास मेरे को डिग्री सेल्सियस में दिया है तो मैंने 273 ऐड कर लिया, तो मिल गया मेरे को 773 केल्विन का ताप मिल गया। और हम जानते हैं कि जो आर का वैल्यू है, गैस नियतांक का वैल्यू जो है, उसका वैल्यू हमेशा लेते हैं 0.0812, तो वो भी ले लिया मैंने। अब अपना केसी इंटू केसी और केपी के रिलेशन में आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ पास केसी का वैल्यू तो 4 है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट रख लेना है फार्मूले में। तो फार्मूले में रखना है, फिर सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करो एकदम लेंदी वाला, फिर आएगा आंसर केपी का। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है केसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये भी थोड़ा कठिन है, अगर समझ आए तो कर लेना। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है ये समीकरण A+B साम्यावस्था C के लिए केसी का मान दिया है। आरंभ में A के मोलों की संख्या 2 है, B के मोलों की संख्या 4 है और साम्यावस्था में C के मोलों की संख्या 1 है। तो इसको डील कैसे करना है, देखो यहाँ पास प्रारंभ में मोल दिया है, सब में x से घटाना है। अभी कारक वाले में आपको x से घटाना है, x में घटाना है। यहाँ पर दिया है 2 मोल, तो 2 में से मैंने 1 x से घटा लिया। और b का मोल दिया है 4, तो 4 में से x से घटा लिया। और c के मोल में आपको कुछ नहीं घटाना है, यहाँ पास जो 1 कुछ नहीं है ना 1 है, तो मैंने 1x से ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पास जो x लिया मैंने यहाँ पास ले लिया। अब c के मोलों की संख्या 1 दिया है, तो बराबर में मैंने ले लिया 1। इस तरह मेरे को मिल गया x की वैल्यू 1 मिल गया। अब इस 1 को जो है, इस 1 की सहायता से आपको इसका वैल्यू a और b का वैल्यू निकाल लेना है इस समीकरण में रख के, जो मैंने अभी बनाया यहाँ पास। इसमें मिल गया मेरे को 1 और इसमें मिल गया मेरे को 3।
तो अब डायरेक्ट केसी वाला फार्मूला लगाएंगे, उत्पाद को ऊपर में और अभिकारक को नीचे में, वही कोष्टक वाला डायरेक्ट आपको यहाँ पास रख देना है इन सभी का वैल्यू और सॉल्व कर लेना है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ये 0.033। इसको और एग्जांपल के तरफ से समझते हैं। जैसे यहाँ पास दिया है मैं 2a 3b 2c के लिए केसी का मान परिकलित कीजिए यदि a के मोलों की संख्या 2 है और b के मोलों की संख्या 4 है और c के मोलों की संख्या 8 पाया गया है। तो देखो यहाँ पास इसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले तो 2 दिया है, उसमें मैंने 2x से घटा दूंगा। यहाँ पर 2x से क्यों घटाया है? पिछले वाले में तो मैंने सिर्फ x से लिया था, यहाँ पास 2 ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पास a के साथ जो है 2 है। पिछले वाले में देखो कि यहाँ पास a के साथ कुछ नहीं है तो खाली x से लिया था मैं, ठीक है। पर यहाँ पास जो है a के साथ 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पास 2x से लिया। और ये वाला दो तो मेरे को प्रश्न में दिया है कि a के मोलों की संख्या जो है 2 दिया है। इसी प्रकार मैं b में लेता हूँ। b में जो है 4 है और इसके सामने 3 है तो मैंने 3x से ले लिया। अब पिछले वाले में भी देख लो, पिछले वाले में b के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो खाली x से बस लिया था। और ये वाला मोलों की संख्या तो मैं मोलों की संख्या में मैंने घटा दिया है सामने करके, ठीक है। इसी प्रकार c में देखो, c में खाली x बस लेते हैं, x का मल्टीप्लाई करके लेते हैं। तो c के सामने 2 है तो डायरेक्ट मैंने 2x ले लिया। अब जो ये 2x है, ये जो 2x है, 2x के लिए मेरे को दिया है c के मोलों की संख्या 8। तो 2x की जो वैल्यू है मैं बराबर 8 करके x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करूंगा। तो इस प्रकार जैसे मैंने पिछले वाले प्रश्न में किया था, यहाँ पास 1x था, 1x की सहायता से मैंने 1 मोल दिया है तो 1x बराबर 1x से ले लिया, 1x बराबर 1 ले लिया। फिर मेरे को x की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने a का निकाल लिया, b का निकाल लिया और ये वाला केसी वाले फार्मूले में डाल दिया डायरेक्ट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पास भी करना है आपको। x को गुणा करना है 2 से और यहाँ पास दिया है c की मोलों की संख्या 8। ये वाला फार्मूला लगा लो, x का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार आपको a के लिए निकाल लो, 2 माइनस 2x वाला निकाल लो, इसका वैल्यू आ गया -6 आ गया। और b के लिए आ गया 4 माइनस 3x वाला, ये वाला इसका वैल्यू आ गया -8। केसी का जो फार्मूला रहता है ये वाला समीकरण से लगा लो अपना अच्छे से, ठीक है। इसमें पावर का ध्यान रखना है। जैसे c के सामने 2 है तो ऊपर में 2 रखना है। तो c के लिए मेरे पास कितना वैल्यू आया है? c के लिए मैंने लिया है 2x जो लिया है, 2x का वैल्यू कितना है? 8 यहाँ पास देख लो, ठीक है। तो 8 को मैंने किया 2 बार गुणा। अब a के लिए कितना है? a के लिए भी 2 है, a के लिए मेरा वैल्यू है, माइनस को नेग्लेक्ट करो, a के लिए वैल्यू है 6, इसलिए मैंने 6 का किया 2 बार गुणा। अब b के लिए कितना है? b के लिए मेरे पास 3 है, b की पावर 3 है। अब b का वैल्यू कितना है मेरे पास? 8, माइनस को नेग्लेक्ट करो, इसलिए 8 का मैंने 3 बार गुणा किया। इसको आपस में गुणा कर लो, सॉल्व करो। इसका आंसर कुछ डिफरेंट आना चाहिए, शायद मैंने इसको ऐड नहीं किया है। इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा केसी का वैल्यू, ठीक है। इसको समझ आया तभी सॉल्व करना, तो डिटेल में मत जाना। जैसे केसी का मान निकालते हैं ना, वैसे ना केपी का भी मान निकालते हैं, पर वो थोड़ा ज्यादा लेंदी है। अगर ये वाला समझ आया तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। और ये वाला एक और एग्जांपल है, इसको भी अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझना। इसमें एकदम सिंप्लीफाई वे में समझाया हूँ। अगर आप ज्यादा डीप जाओगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो ही आप डीपली घुसना। मैं अपने तरफ से शॉर्टकट मेथड से बना के बताया हूँ आपको, ठीक है। वीडियो शायद ज्यादा लंबी हो गई है, चलो देख लो, ठीक है।